गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हमने लास्ट क्लास में आईसीएआई के मॉड्यूल से चैप्टर 1 जीएसटी का कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके फर्स्ट चैप्टर पे सारे जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। एमसीक्यू क्वेश्चन और थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले कॉन्सेप्ट हमें समझना ज़रूरी है। आप ये तो समझ चुके हैं कि अगर विद इन स्टेट सामान बिकता है, सपोज राजस्थान का आदमी राजस्थान में ही सामान बेच रहा है, तब तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा, राइट? ये आप पढ़ चुके हैं। अगर चंडीगढ़ है और वो चंडीगढ़ में बिजनेसमैन सामान बेच रहा है, चंडीगढ़ का आदमी चंडीगढ़ में ही सामान बेच रहा है, तो आप समझते हैं चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी चार्ज होगा। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट? अगर यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में बेच रही है तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, और अगर स्टेट है और सेम स्टेट में बेच रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है सामान, सपोज राजस्थान से एमपी जा रहा है या कोई यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, या तो स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है या किसी यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, किसी यूनियन टेरिटरी से किसी स्टेट में जा रहा है या किसी यूनियन टेरिटरी से किसी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट हो गया, ये INTER इंटर, इसे इंटर स्टेट सेल बोलते हैं आप। और यहाँ पे क्या चार्ज होता है? IGST चार्ज होता है। ये भी आप पढ़ चुके हैं। दोबारा सुन लें, किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है या किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी को आप सप्लाई, मतलब किसी यूनियन टेरिटरी को आप सप्लाई कर रहे हैं, या किसी यूनियन टेरिटरी से किसी स्टेट को सप्लाई कर रहे हैं या किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये इंटर स्टेट माना जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माना जाएगा, और यहाँ पे IGST चार्ज होगा। विद इन स्टेट बिक रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, जैसे आप इंट्रा स्टेट बोलते हैं, INTR इंट्रा स्टेट सेल, विद इन स्टेट, विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, विद इन यूटी है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज होगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है या दूसरी एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जा रहा है तो IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज होगा। इंटर स्टेट सेल पे INTR इंटर, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट जा रहा है या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है तो IGST यहाँ पे चार्ज होगा। ये आप क्लियरली पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। एक कॉन्सेप्ट और समझने, वैसे आपने वर्ड सुना होगा सेज, ये आगे आएगा बुक्स में थोड़ा सा। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, हिंदी बोलते हैं विशेष स्पेशल आर्थिक इकोनॉमिक क्षेत्र जोन। अब ये सेज क्या होता है? गवर्नमेंट के पास पावर, एक हमारे इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बना हुआ है 2005। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी टेरिटरी को, इंडिया में किसी भी एरिया को, किसी क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर सकती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है अगर किसी एरिया को, तो वहाँ पे अगर आप इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ आप लगा सकते हैं एज़ पर द रूल्स। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती हैं उस एरिया में, और एक पर्टिकुलर टाइम तक, जो अभी आप पढ़ेंगे 10 साल 15 साल एक्सटेंड होता है, ये पर्टिकुलर टाइम तक आपको टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। पर्टिकुलर टाइम तक टैक्स में काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, आपके टैक्स कॉम्प्लाइंसेस कम होते हैं और आपको इनकम टैक्स में काफ़ी छूटें दी जाती हैं। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे देखा जाता है, और यहाँ पे टैक्स के बेनिफिट ज़्यादा दिए जाते हैं। क्यों ज़्यादा दिए जाते हैं? क्योंकि सेज में जनरली वही फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की जाती हैं, वही सेलर होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर। तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया से बाहर, तो आप पढ़ चुके थे लास्ट क्लासेस में कि एक्सपोर्ट करने पे फॉरेन करेंसी आती है इंडिया में, तो हमारा बैलेंस जो पेमेंट है, हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है, इंडिया के एक्सपोर्ट कम है, तो हमें पेमेंट करने के लिए डॉलर या पाउंड चाहिए होते हैं। वो कब आएंगे? जब आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। तो सेज में जनरली वही इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती हैं जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती हैं, जिनका काम है इंडिया से खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना, उससे कुछ बनाना और फिर बेचना, या बना बनाए खरीदना फिर उसे प्रोसेस करके आगे बेचना। तो एक्सपोर्ट करने पे आपको टैक्स में काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन करेंसी इंडिया में आए, ताकि जब हमें इंपोर्ट के टाइम पेमेंट करना पड़े तो हमें किसी से लोन नहीं लेना पड़े, हमारे पास खुद डॉलर होने चाहिए, खुद पाउंड होने चाहिए, ताकि हम फॉरेन करेंसी का पेमेंट कर सकें। अगर आपके पास डॉलर नहीं है और आपको डॉलर में पेमेंट करना है सामने वाले को, क्योंकि डॉलर तो ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है, आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करी है तो सामने वाला रुपए में तो पेमेंट लेगा नहीं,
वो डॉलर में ही लेगा। तो डॉलर अगर है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको किसी से लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने से बर्डन क्रिएट होगा। एक तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना है, प्लस आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, देना होगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े इंडिया से, ताकि इंडिया में फॉरेन करेंसी का फ्लो हो और हमारा बैलेंस पेमेंट जो नेगेटिव है यानी इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, वो बैलेंस में आना चाहिए। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाता है अगर आप इस एक्सपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैक्ट्री लगाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एरिया होता है, एक एरिया होता है, इसे डेवलप करने का राइट गवर्नमेंट जनरली किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को देती है। प्राइवेट एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ को देती है, गवर्नमेंट खुद भी डेवलप कर सकती है, पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है डेवलपमेंट का ठेका, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे टाटा कंपनी को दे दिया गवर्नमेंट ने एक एरिया कि आप यहाँ पे सेल्स डेवलप करिए। तो टाटा लिमिटेड को एक एरिया दे दिया, गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दे दी। जैसे रोड बनाने की जिम्मेदारी आप देखते हैं, विप्रो कंपनी है, भले वो आईटी कंपनी है, पर रोड्स की कॉन्ट्रैक्ट भी लेती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं गवर्नमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट उन्हें गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है एक पर्टिकुलर काम के लिए, प्राइवेट ताकि जो इंडस्ट्री वहाँ पे लगा है उन्हें बेनिफिट होना चाहिए। तो टाटा कंपनी क्या करेगी, एक एरिया डेवलप करेगी, वहाँ पे रोड्स बनाना, सारा मेंटेनेंस इस सेल्स डेवलपर, इससे बोलते हैं सेल्स डेवलपर। वहाँ पे सारा मेंटेनेंस करने का जिम्मेदारी, साफ सफाई, रख रखाव की जिम्मेदारी टाटा कंपनी की होगी। तो टाटा कंपनी को क्या बोला जाएगा, सेल्स डेवलपर। ये तो सेल्स डेवलपर है जो सेल्स को डेवलप कर रहा है। और यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ लगी, जैसे रिलायंस ने लगाई कंपनी, विप्रो ने लगाई, अडानी ने लगाई, तो उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट बोला जाता है। जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ यहाँ पे बिजनेस लगाती हैं, कंपनियाँ, फर्म जो भी, उन्हें आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट्स बोलते हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के पीछे मोटिव इतना ही, मैं बार बोल रहा हूँ, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ताकि और इन पर कम टैक्स लगता है, काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट इन्हें दिए जाते हैं। अब हम ये जीएसटी में क्यों पढ़ने की कोशिश होता है, इसका मेन मोटिव तो इनकम टैक्स में ज़्यादा इजी समझ में आएगा, पर इसे समझ लें। इनकम टैक्स में तो आप डीप में पढ़ेंगे इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए मैं एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, इसने सेल्स में फैक्ट्री लगाई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जो एरिया गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि आप यहाँ पे अगर अपना बिजनेस करते हैं सेल्स में आके, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं। तो इसने सेल्स में अपनी फैक्ट्री लगा दी। अब ये शूज़ बनाता है इंडिया में, और फिर एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने पे फ़ायदा मिलेगा, अगर आप इंडिया में बेचेंगे तो टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेल्स में जनरली सेल्स में वही कंपनियाँ जाती हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं। तो अब शूज़ बनाने का ये एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। शूज़ के लिए सबसे पहले लेदर आपको ख़रीदना होगा। लेदर आपके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल, कच्चा सामान। और जीएसटी में जो परचेज करके लाते हैं आप सामान, या तो बना बनाया खरीद के लाते हैं आगे बेचते हैं, या पहले कच्चा सामान लेके आते हैं फिर उससे कुछ बनाते हैं आगे बेचते हैं। तो जीएसटी टैक्स में कॉमन वर्ड है इनपुट, इन्हें इनपुट बोला जाता है। इनपुट्स यानी परचेज जो करके आते हैं सामान, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो, चाहे WIP के फॉर्म में हो, उसे हम कॉमन नाम देते हैं जीएसटी में, टैक्सेशन में, इनपुट। तो कोई इनपुट खरीदा आपने, ये लेदर खरीदा पहले, फिर इसे शूज़ बनाएंगे, आपका फिनिश गुड्स हुआ, और इसे आप एक्सपोर्ट करेंगे। अब लेदर सपोज आपने 10 लाख का खरीदा, ठीक है। इस पे खरीदने पे तो जीएसटी दिया ही होगा, इंडिया में तो जीएसटी लगता है ना। जैसे ये वाई है, इससे आप लेदर खरीद रही है एक्स कंपनी, तो वाई जब सेल करेगा तो वाई इससे एक तो लेदर की वैल्यू लेगा, चमड़े की वैल्यू, प्लस जीएसटी मान लेते 10% है, 10% जीएसटी भी लेगा। वो सप्लाई कर रहा है, सामान बेच रहा है, तो गुड्स पे तो लगता ही है जीएसटी। बिल बना दिया जाएगा 11 लाख का। एक तो लेदर की वैल्यू हो गई 10 लाख, प्लस उस पर जीएसटी चार्ज करेगा सेलर वाई, जो सप्लायर है वो चार्ज करेगा 10%। कस्टमर से तो लेगा, तो एक्स कंपनी इसके लिए कस्टमर है, ये सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है सामान, 10% जीएसटी भी चार्ज करेगा अपने लेदर की वैल्यू पर, 11 लाख में एक्स कंपनी को बेचेगा। अब एक्स कंपनी क्या करेगी, इससे शूज़ बनाएगी सपोज, इससे इन लेदर का इस्तेमाल करके, लेदर लेके प्लस लेबर से काम करा के, प्लस अपना प्रॉफिट जोड़ के, शूज़ की वैल्यू जो आ रही है 25 लाख डिसाइड की गई है। तो प्रॉफिट भी तो जोड़ेगा बिजनेस में, लेदर की वैल्यू प्लस लेबर से काम करेगा, उसके एक्सपेंसेस होंगे, उन सब का टोटल तो कॉस्ट कहलाएगा। आप पढ़ चुके हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पर या किसी सर्विस को रेंडर करने पर आपके पास से जो खर्चा होता है, जो कैश का आउटफ्लो होता है, उन सबके टोटल को आप कॉस्ट बोलते हैं, लागत। और फिर उसमें आप प्रॉफिट जोड़ते हैं, उसे आप सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस आता है। तो 25 लाख में आप बेचेंगे। अब एक्सपोर्ट पे कोई जीएसटी लगता है क्या, नहीं। आप पढ़ चुके हैं साफ साफ, एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि गुड्स इंडिया से बाहर कंज्यूम होंगी, और जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो एक्सपोर्ट पे तो कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं।
आउटपुट टैक्स तो कलेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जब ये जूते आप इंडिया से बाहर बेचेंगे, सपोज आप यूएसए को बेच रहे हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये शूज़ अमेरिका में कंज्यूम होंगे, और जब अमेरिका में कंज्यूम होंगे तो जीएसटी तो कलेक्ट होगा ही नहीं यहाँ पर, तो जीएसटी तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर, तो आउटपुट टैक्स तो ज़ीरो हो गया। जो आप कलेक्ट करते हैं कस्टमर से जीएसटी में, उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है जीएसटी का? आउटपुट माइनस इनपुट, राइट। ये 1 लाख रुपीज़, तो ये तो माइनस में ही आ जाएगा ना 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर। भाई आउटपुट टैक्स तो ज़ीरो हुआ, एक्सपोर्ट पे देना ही नहीं है कोई जीएसटी, तो आउटपुट टैक्स तो ज़ीरो हुआ। माइनस 1 लाख इनपुट टैक्स, जो खरीदने पे करके आते हैं किसी गुड्स या सर्विस पे, उसे आप इनपुट टैक्स बोलते हैं। आउटपुट माइनस इनपुट, भाई माइनस में आ गया, माइनस का मतलब देना तो है ही नहीं गवर्नमेंट को, माइनस में आ गई ना लायबिलिटी। अगर पॉजिटिव होता तो देना पड़ता, नेगेटिव है तो आपको जीएसटी तो नहीं देना। पर अभी 1 लाख रुपये का क्या होगा सर? 1 लाख रुपये जो हमने खरीदने पे दिया, भाई इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने से क्या फ़ायदा मिलता था? हमें कम टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, और वो सेट ऑफ हो जाता था। आईटीसी बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना इस प्रोसेस को, पर यहाँ तो सेट ऑफ ही नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो ज़ीरो है। अभी 1 लाख रुपये तो हमारी जेब से लग गए ना, अब गवर्नमेंट से तो उनको नहीं देना सपोज, पर खरीदने पे हमने 1 लाख रुपये दिए हैं, राइट। जैसे मान लीजिए आप ये जो चमड़ा है 10 लाख का, कॉस्ट ऐसे निकालते हैं ना, 10 लाख तो लेदर की वैल्यू है, प्लस इसमें आपने लेबर से काम कराया है, अदर एक्सपेंस आपके इंकर्ड हुए सपोज 10 लाख, और तो टोटल 20 लाख तो आपकी कॉस्ट हो गई इन शूज़ को बनाने में, जो आपका खर्चा लगा। ये लेदर की वैल्यू लगी आपकी, और प्लस लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस लगे 1 लाख, तो 10 लाख सॉरी, टोटल 20 लाख तो कॉस्ट हो गई, प्लस इसमें आपने प्रॉफिट जोड़ा अपना 5 लाख, अब टोटल 25 लाख में शूज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो 25 लाख रुपए तो आपने एक्सपोर्ट कर देंगे 25 लाख, और ये सामने वाले कस्टमर से जो अमेरिका में रहता है उससे रिकवर कर लेंगे। पर ये जीएसटी कैसे रिकवर होगा? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है ना सर अब तक, ये इन जो खरीदने पे टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स होता है, और उसे आउटपुट में से डिडक्ट किया जाता है। पर अगर हमारा आउटपुट टैक्स नहीं बन रहा तो ये डिडक्ट ही नहीं हो पाएगा, और डिडक्ट नहीं हो पाएगा तो ये पैसा हमारी जेब से लग गया, क्योंकि कॉस्ट तो हमें 11 पड़ी ना एक तरह से, फिर 10 तो हम सामान की वैल्यू, 1 लाख जीएसटी दे के आए। गवर्नमेंट पहले क्या बोलती है कि जो खरीदने पे टैक्स आप दे के आते हैं जीएसटी के नाम से, उसे कॉस्ट का पार्ट आप नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका क्रेडिट मिलता है। यानी आप आउटपुट टैक्स में से, जैसे सपोज आप इंडिया में ही बेचते हैं शूज़, तो इंडिया में तो बेचने पे जीएसटी लगता, 25 लाख का 10% अगर आप निकालेंगे तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हैं आप कस्टमर से 2,50,000, यानी 25 लाख तो गुड्स की वैल्यू लेते हैं शूज़ की, प्लस आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं 2,50,000, टोटल 27 लाख। मैं ऐसे लिख देता हूँ, 25 लाख तो आप शूज़ की वैल्यू कलेक्ट करते, प्लस इस पर जीएसटी कलेक्ट करते 250 का, यानी 27,50,000 आप अमाउंट कलेक्ट करते कस्टमर से अगर इंडिया में बेचते। तो फिर आपका आउटपुट टैक्स होता है जो बेचने पे आपने कस्टमर से कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स हुआ 2,50,000। इनपुट टैक्स कितना दे के आए हैं? 1 लाख, जो खरीदने पे आप देते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट होगा, और गवर्नमेंट को फिर आप 1.5 लाख रुपये जीएसटी देते, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब 1 लाख रुपए बच गए आपके, क्योंकि 2.5 लाख देने थे गवर्नमेंट को, पर आप पहले किसी को खरीदने पे 1 लाख का टैक्स देके आ चुके हैं इनपुट टैक्स, आउटपुट में से इनपुट टैक्स घटेगा और नेट अमाउंट गवर्नमेंट को देना होगा। इससे गवर्नमेंट कहती थी कि 1 लाख रुपये आप कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे प्रोडक्ट की, क्योंकि 1 लाख का तो हम क्रेडिट दे देंगे आपको अलग से, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पर अब यहाँ क्या होगा सर, क्योंकि एक्सपोर्ट पर तो ज़ीरो है और हमें क्रेडिट तो मिला ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रोडक्ट है ना, जो अपने लेदर की वैल्यू 10 लिखी से 11 करो ना फिर, क्योंकि 1 लाख रुपए फिर तो मेरी जेब से लग गए ना। यहाँ तो चलो 2.5 लाख मैंने लिए, 2.5 लाख रुपए आए, जैसे इस एग्जांपल में देखिए 2.5 लाख रुपए इंडिया में जीएसटी आया अगर इंडिया में बेचते तो, और माइनस 1 लाख गए, तो चलो यहाँ तो सर मेरे को समझ में आ गया कि 1.5 लाख देने हैं, या तो पॉजिटिव है, पर यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, यानी मुझे जी आउटपुट टैक्स तो कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो मैं 1 लाख रुपए का क्रेडिट ही नहीं ले पाया, क्रेडिट नहीं ले पाया तो मेरी जेब से लग गया पैसा। तो फिर मैं अब क्या करूँगा, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाऊंगा, लेदर में 11 लाख मानूंगा ना कॉस्ट में, तो मेरी कॉस्ट 11 प्लस 10 अब 21 लाख हो जाएगी कॉस्ट, और ये शूज़ की वैल्यू 25 से 26 लाख हो जाएगी। यानी क्या समझ में आए, पहले ही बताएं, अगर क्रेडिट देती है गवर्नमेंट आपको, इनपुट टैक्स से क्रेडिट देती है, तब तो आउटपुट टैक्स में से आप घटा देते हैं, नहीं गवर्नमेंट को नुकसान ही, आउटपुट टैक्स किससे देना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है। तो अब गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं उसमें से पहले वाला टैक्स घटा देते हैं जो आप दे के आए हैं, और फिर नेट अमाउंट ही आपको देते हैं। यानी इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने से, इस प्रोसेस को इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना बोलते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट। तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने से किससे नुकसान होता है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम पहुंची ना, देने थे 2.5 लाख
पर दिए आपने 1.5 लाख क्योंकि 1 लाख हटा दिया। पर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं देंगे। जैसे यहाँ पे आप क्रेडिट नहीं ले पा रहे क्योंकि आउटपुट टैक्स तो 0 है, क्रेडिट कैसे लेंगे, आउटपुट में से तो घटेगा इनपुट। तो फिर आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देंगे। बिजनेस में नुकसान में नहीं रहता कभी भी, अगर क्रेडिट दोगे तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलेगी। क्रेडिट नहीं दोगे तो कस्टमर को नुकसान होगा। वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ देगा इनपुट टैक्स की वैल्यू और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देगा और कस्टमर से रुपए रिकवर कर लेगा। ये तो समझ में आ गया होगा आपको शायद, और ये पहले भी क्लासेस में बताया गया। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फिर 26 लाख में बिकेंगे अभी शूज़। तो फिर तो शूज़ महंगे हो गए ना, क्रेडिट नहीं दिया गवर्नमेंट ने तो हमने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दी, कॉस्ट बढ़ा दी और बर्डन कस्टमर पे डालेंगे। तो इससे तो एक्सपोर्ट और महंगा हो जाएगा। अब ये बिजनेसमैन क्या करेगा, ये जो 1 लाख का क्रेडिट नहीं मिला है प्रोडक्ट में तो जोड़ के रिकवर करेगा ना कस्टमर से। तो एक्सपोर्ट को तो हम बढ़ावा देना चाहते हैं, पर अगर आप ऐसा करेंगे तो एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, क्रेडिट नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो हम आपको क्रेडिट देंगे, पर आप क्या करना, हम जो माइनस में आ गया ना 1 लाख, हम आपको रिफंड दे देंगे। कल भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आपको एक्सपोर्ट पे क्या कर देंगे, आपको रिफंड दे दिया जाएगा जीएसटी का। आप ऐसा करो, प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो मत जोड़ो, प्रोडक्ट की वैल्यू में मत जोड़ो। ये 1 लाख रुपए जो आपने दिए खरीदने पे, गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए का रिफंड कर देगी। यानी क्या समझ में आया, अगर आप कोई प्रोडक्ट इंडिया में खरीदते हैं, उसको फिर एक्सपोर्ट के काम में लेते हैं और फिर उसे बेच देते हैं, तो जो खरीदने पे आपने इनपुट टैक्स दिया है उसका क्रेडिट मिलता है बाय वे ऑफ रिफंड। आपको रिफंड कर देती है गवर्नमेंट पैसा, क्योंकि अगर रिफंड नहीं करेगी तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ दोगे, एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। और गवर्नमेंट तो चाहती है एक्सपोर्ट बढ़े, तो ताकि फॉरेन करेंसी आए। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि एक्सपोर्ट करेंगे अगर आप, तो एक्सपोर्ट करने पे जीएसटी का क्रेडिट तो आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आउटपुट टैक्स तो 0 है, जीएसटी तो लगता ही नहीं है एक्सपोर्ट पे। तो जो इनपुट टैक्स माइनस में आ रहा है आपका, ये हम आपको रिफंड कर देंगे। तो अच्छी बात है, रिफंड कर देंगे तो आप 11 लाख नहीं जोड़ेंगे ना, कॉस्ट में केवल 10 लाख ही जोड़ेंगे क्योंकि 1 लाख रुपए तो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। तो सेल्स का मोटिव होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। तो गवर्नमेंट यही कहती है कि खरीदने पे जो आप जीएसटी वगैरह दे रहे हैं, इसको हम आपको रिफंड कर देंगे। ये तो समझ में आ गया, अब थोड़ा और आगे समझते हैं। अब सेल्स एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया था। सेल्स में जो इंडस्ट्री लगाते हैं वो एक्सपोर्ट ही करती है और एक्सपोर्ट करने पे काफ़ी सारे टैक्स के बेनिफिट दिए जाते हैं। जो सेल्स होता है इसे प्रैक्टिकल पर्पज से, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटसाइड इंडिया समझा जाता है। आउटसाइड इंडिया, वैसे इंडिया में ही है सेल्स, पर ये आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। सेल्स आपके शहर में भी होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पे इंडस्ट्रियाँ स्टैब्लिश होती हैं, ठीक है। सेल्स को टैक्स के पर्पज से आउटसाइड इंडिया माना जाता है। तो जैसे सपोज जयपुर एक शहर है, राइट, ये कैपिटल है राजस्थान की जयपुर। इसमें सेल्स है एक सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया एयरपोर्ट के पास में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इसे सेल्स डिक्लेयर कर रखा है गवर्नमेंट ने। ये सेल्स के अंडर आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये, और इसका नाम है सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया। अब मिस्टर एक्स ने यहाँ फैक्ट्री लगा रखी है, यहाँ पे फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इनकी एक्सपोर्ट के लिए। तो अब यहाँ जयपुर में सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। अब यहाँ पे एयरपोर्ट के पास में सपोज कोई पर्सन है, उसका भी बिजनेस है, मान लेते हैं मिस्टर वाई। एयरपोर्ट के पास में, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में इसका बिजनेस है। अब एक्स को कोई रॉ मटेरियल खरीदना है तो इससे रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, वाई एक्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। ये भी जयपुर में ही है एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके पास में इसका ऑफिस है, फैक्ट्री है। और ये सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया जिसे सेल्स डिक्लेयर कर रखा है गवर्नमेंट ने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी जयपुर में है। 1 लाख रुपए का गुड्स यहाँ पे बेचा जा रहा है, वाई 1 लाख रुपए का गुड्स सप्लाई कर रहा है मिस्टर एक्स को। जीएसटी चार्ज होगा, बिल्कुल चार्ज होगा। गुड्स और सर्विसेज अगर आप बेचते हैं, सप्लाई करते हैं किसी को, तो जीएसटी तो लगता ही है। तो वाई इससे जीएसटी लेगा 10%, ठीक है। दोनों ही सेम स्टेट में है तो क्या लगेगा यहाँ पर, CGST और SGST, यही लगना चाहिए, राइट। सेम शहर, सेम स्टेट का, तो एक ही शहर में दोनों। मिस्टर वाई भी जयपुर में बिजनेस कर रहा है, मिस्टर एक्स भी जयपुर में बिजनेस कर रहा है, सेम ही शहर में दोनों, तो CGST और SGST लगना चाहिए। आपने पढ़ा एक ही स्टेट में, एक ही शहर में अगर बेच रहे हैं सामान तो CGST और SGST चार्ज होता है। पर सेल्स का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपने पढ़ लिया सेल्स को जो प्रैक्टिकल पर्पज से, जो जीएसटी के पर्पज से, टैक्स के पर्पज से आउटसाइड इंडिया समझा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पे जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं होता क्योंकि कॉस्ट को कम करना है प्रोडक्ट की। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम इसे प्रैक्टिकल पर्पज से, वैसे ही इंडिया में ही है जगह, जयपुर में ही है सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, पर हम टैक्स के पर्पज से इसे आउटसाइड इंडिया मानेंगे। तो जब आउटसाइड इंडिया आप इसे मान रहे हैं, जब ये आउटसाइड इंडिया जा रहा है सामान,
एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, यही माना जाएगा इंटर स्टेट। ये इंटर स्टेट हो गया ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। जब आउटसाइड इंडिया हो गया, ये एरिया इंडिया से बाहर समझा जाएगा, ये आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, IGST चार्ज होगा। ये CGST SCG चार्ज नहीं होगा। यानी अगर आप सेल्स को कोई सामान सप्लाई करते हैं तो माना जाएगा आप दूसरे स्टेट को ही सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट, इस सेल को इंटर स्टेट माना जाएगा। भले ही एक ही शहर में दे रहे हो, तब भी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स को सप्लाई करना इंटर स्टेट माना जाता है। और जब इंटर स्टेट हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो गया, तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी जाता है, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जाता है, तो IGST चार्ज होता है। तो ये इंटर स्टेट माना जाएगा। सेल्स से सप्लाई करना सामान को, सेल्स को सप्लाई करना इंटर स्टेट में, IGST चार्ज होगा। सेम वही कॉस्ट है। अब सेल्स के अलावा जो इंडिया में एरिया बच जाता है, उसे लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ये लॉ की लैंग्वेज में एक वर्ड है कि सेज जहाँ जहाँ सेज है उसके अलावा इंडिया में जो भी पार्ट बच गया उसे DTA बोलते हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अब मान लो मिस्टर एक्स भी कोई सामान मिस्टर वाई को सप्लाई करता है, बनने के बाद कोई प्रोडक्ट मिस्टर वाई को बेचता है, तो एक्स भी यहाँ सप्लायर हो गया, तो माना जाएगा ये DTA में बेच रहा है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। इससे क्या बोला जाएगा कि सेज अपना सामान कहाँ बेच रही है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। और ये भी इंटर स्टेट ही माना जाएगा, क्योंकि सेल्स को प्रैक्टिकल पर्पज से, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटसाइड इंडिया समझा जाता है। भले ही इंडिया में है जगह, बार बार कंफ्यूज ना हो, प्रैक्टिकल पर्पज से, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आउटसाइड इंडिया समझा जाता है, क्योंकि यहाँ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ही इंडस्ट्री लगाई जाती हैं। इनका मेन मोटिव है एक्सपोर्ट करना, इंडिया से बाहर बेचना। पर अगर ये इंडिया में बेचने लग जाती हैं, तो अभी आप आगे पढ़ेंगे इनकम टैक्स वगैरह में, इन्हें टैक्स में फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि इनका मेन मोटिव है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। यहाँ पे वही लोग इंडस्ट्री लगाएं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप इंडिया में बेचेंगे तो आपको कोई टैक्स में बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो माना जाएगा एक्स कहाँ सप्लाई कर रहा है, DTA में। सेज के अलावा इंडिया में जो रेस्ट ऑफ पार्ट बच जाता है, जहाँ जहाँ सेज हैं उनके अलावा जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट है वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया कहलाएगा। ये एक्स दिल्ली को बेच रहा है, सपोज दिल्ली में कोई सामान बेच रहा है, MP में बेच रहा है, तो इन सबको क्या बोलेंगे, DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। और यहाँ पे भी इंटर स्टेट, ये तो है ही खैर इंटर स्टेट। और अगर आप एक शहर में भी सेज से कोई सामान लेते हैं तो वो भी इंटर स्टेट माना जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सेज प्रैक्टिकल पर्पस, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जो गवर्नमेंट डेवलप करती है, या किसी को जिम्मेदारी देती है सेज डेवलपर को कि भाई तुम एक एरिया डेवलप करो जहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती हैं। उन सारी इंडस्ट्रीज़ का मेन मोटिव एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होता है। वो एक्सपोर्ट करती हैं, इंडिया से कोई सामान खरीदती हैं, या तो बना बनाया खरीदती हैं, उसमें प्रॉफिट जोड़ के एक्सपोर्ट करती हैं, बनाती हैं और फिर एक्सपोर्ट करती हैं। तो वहाँ और काफ़ी सारे टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं। और सेज को टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटसाइड इंडिया समझा जाता है कि इंडिया से बाहर की टेरिटरी है। तो जब आउटसाइड इंडिया समझा जाता है, तो भले आप एक शहर में सामान बेच रहे हैं, सेज से खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो इसे इंटर स्टेट ही ट्रीट किया जाएगा। माना जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जा रहा है और यहाँ पे IGST चार्ज किया जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Meaning of a special economic zone says, a special economic zone says is a dedicated zone, एक एरिया होता है स्पेशली, wherein businesses enjoy simpler tax, वहाँ पे बहुत कम टैक्स लगता है, and easier legal compliance, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम हो जाती हैं। कॉम्प्लाइंसेस का मतलब होता है लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना, जैसे CS होता है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता है, जिस कंपनी सेक्रेटरी को आप कॉम्प्लाइंस ऑफिसर भी बोल सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का यही काम होता है कि जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, उसमें जितने भी लीगल लॉज अप्लाई हो रहे हैं, कंपनी लॉ से भी कोई सा भी लॉ अप्लाई हो रहा है, उनको वो कंपनी टाइम पे कॉम्प्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, काम कंपनी सेक्रेटरी देखता है। तो कंपनी सेक्रेटरी बोल रहे हैं, कॉम्प्लाइंस ऑफिसर भी आप बोलते हैं कई जगह। सेज आर लोकेटेड विद इन अ कंट्रीज नेशनल बॉर्डर, इंडिया में ही होता है, इंडिया से बाहर तो होता नहीं है। However, they are treated as a foreign territory, पर इसे फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, विदेशी जगह माना जाता है, टेरिटरी मतलब एरिया माना जाता है फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन समझा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे टैक्स के बेनिफिट दिए जाते हैं। सो एनी सप्लाई टू, अगर आप इसे सप्लाई कर रहे हैं और बाय, या वो आपको सप्लाई कर रहे हैं, या तो आप इसे दे रहे हैं या वो आप उससे खरीद रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, या तो डेवलपर को दे रहे हैं जो डेवलप कर रहा है, उसको बना रहे थे, टाटा को दी जिम्मेदारी, रिलायंस को दी, अडानी को दी, महिंद्रा को दी,
और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या उसमें कोई फैक्ट्री है, जोन है, उसको सप्लाई कर रहे हैं आप यूनिट को, इज कंसिडर टू बी एन इंटर स्टेट, ये इंटर स्टेट सेल मानी जाएगी एंड IGST विल बी एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे IGST चार्ज किया जाएगा। तो सेल्स के प्रैक्टिकल पर्पज से आउटसाइड इंडिया समझा जाता है, सेल्स से सामान खरीद रहे हैं तो भी IGST लगेगा, उसको बेच रहे हैं तो भी वो IGST लगेगा, वो इंटर स्टेट माना जाता है, भले ही सेम शहर में आप ऐसा कर रहे हैं। और सेल्स के अलावा जो एरिया बच जाता है, तो नॉलेज के लिए बता रहे हैं, इंडिया में उसे DTA बोला जाता है लॉ की लैंग्वेज में, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, यानी सेल्स डोमेस्टिक टैरिफ एरिया को बेच रहा है या डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कोई सामान सेल्स में आ रहा है, वो इंटर स्टेट समझा जाएगा और उस पर IGST चार्ज होगा, क्योंकि टैक्स के पर्पज से सेल्स आउटसाइड टेरिटरी है, क्योंकि फॉरेन टेरिटरी में आ जाए तो हमें इसे बेनिफिट्स पहुंचाने ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके, तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो इस पे बेस्ड है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आपने पढ़ा था कि जो GST आने के बाद ये टैक्स जो हैं वो GST में मर्ज हो गए हैं, यानी अब ये टैक्स बंद हो चुके हैं, अब GST लगता है इनकी जगह। सेंट्रल टैक्स, जैसे सेंट्रल टैक्स यानी जो यूनियन गवर्नमेंट लगाती थी वो कौन कौन से टैक्स बंद हो गए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बंद हो चुकी है, ये GST में सब्ज्यूम्ड हो चुकी है, यानी मर्ज हो चुकी है। सर्विस टैक्स बंद हो चुका है, इसकी जगह GST आ गया। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, टॉयलेट ये हार्पिक की बात नहीं, सौंदर्य प्रसाधन जो कॉस्मेटिक आइटम्स है उन पे भी बंद हो गई एक्साइज ड्यूटी। CVD काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो लगती थी वो बंद हो चुकी है। सेंट्रल सेल्स टैक्स बंद हो गया, CST। सेंट्रल सरचार्ज यानी एक्स्ट्रा टैक्स और सेस इन सो फार एज ए रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे बंद हो चुका है। स्टेट के कौन कौन से टैक्स बंद हुए, स्टेट सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा टैक्स बंद हो गया, सेस कोई टैक्स, सेस मतलब टैक्स पे टैक्स लिया जाता है तो वो सेस होता है, अभी पढ़ेंगे आगे। इन सो फार उस हद तक एज ए रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस से रिलेटेड है, सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स बंद हो गया एक्सेप्ट डिवाइड बाय लोकल बॉडी, पर म्यूनसिपल अथॉरिटी ग्राम पंचायत तो ले सकती हैं अभी भी, हाँ स्टेट गवर्नमेंट कोई एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं ले सकती, पर लोकल बॉडीज ले सकती हैं। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग पे बंद हो गया। एंट्री टैक्स बंद हो गया किसी भी तरह का, परचेज टैक्स बंद हो गया, वैट और सेल्स टैक्स बंद हो गया, लग्जरी टैक्स बंद हो गया और टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट बंद हो चुका है। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं आपको समझाने के लिए, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ये टैक्स अभी भी चल रहे हैं, यानी GST आने के बाद भी ये टैक्स एप्लीकेबल होंगे, यानी GST आने से ये टैक्स खत्म नहीं हुए हैं। फ्यू एग्जांपल ऑफ टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम इन GST, यानी ये GST में मर्ज नहीं हुए हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है, जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, जो आप इंपोर्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर से मंगाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर भेजते हैं, तो आयात निर्यात शुल्क बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी देनी होगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी देती है, ये वैसे आप CA फाइनल में पढ़ेंगे कस्टम में एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग का मतलब तो समझते हैं ना, चीट करना, कोई आपको चीट कर रहा है, इससे समझ लें ताकि ये बाई चांस कॉन्सेप्ट के लिए कर लें। जैसे मिस्टर एक्स अमेरिका में रहता है, ये USA में रहता है, बिजनेसमैन है और ये इंडिया को, भारत को सामान बेचता है, ठीक है। अब ये USA में बिजनेसमैन है, USA में तो अपना प्रोडक्ट ये ₹100 में बेच रहा है, सपोज रुपीज़ वहाँ डॉलर चलते हैं पर हमने कन्वर्ट कर ली प्राइस, वहाँ पे तो अपना प्रोडक्ट 100 में बेचता है, पर इंडिया में जब ये अपना प्रोडक्ट बेचने आता है तो यहाँ पे प्राइस रख रखी है 70, जानबूझ के प्राइस कम कर दी ना, क्योंकि ये चाहता है कि कुछ टाइम तक में, कई आदमी लोग क्या करते हैं, कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, कुछ टाइम तक अपनी प्राइस कम कर देते हैं ताकि कस्टमर उनके प्रोडक्ट का आदी हो जाए, ठीक है। और फिर जब कस्टमर आदी हो जाए तो उसके बाद फ्यूचर में जाके, कुछ टाइम बाद जाके वो प्राइस बढ़ा देंगे, यानी कंपटीशन को ख़त्म कर देंगे, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की आदत लगा देंगे, लत लगवा देंगे और फिर उसके बाद अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे कई बार होता है, अब स्वीट पे जाते हैं मिठाई शॉप पे, तो कोई स्वीट खरीदते तो ऑफर चल रहे होते हैं, एक खरीदिए एक फ्री मिलेगी, एक कचौरी खरीदिए एक समोसा खरीदिए एक फ्री मिलेगा। तो शुरू में तो आपको अच्छा लगता है कि ठीक है एक के पैसे देने हैं और दूसरा फ्री मिल रहा है, तो आप 2 खाते हैं। अगर आप अकेले गए हैं तो 2 ही कंज्यूम करेंगे ना, जब एक समोसा मिल रहा है और एक फ्री मिल रहा है उसके साथ, तो आप 2 समोसे खाएंगे। अब कुछ आप 4-5 महीने तक तो उस कंपनी ने ऐसा किया, बाद में अब ये ऑफर हट गया, अब एक समोसा खरीदने पे 1 पैसे पूरे देने पड़ेंगे, दूसरा फ्री नहीं मिलेगा। अब पर आपने तो 2 की लत लगा ली, आपको तो आदत पड़ गई कि जब भी आप उस शॉप पे जाते हैं आप 2 ही खा के आते हैं, तो आप खरीदेंगे ही ना बाद में। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं, ठीक है, ये चीटिंग है कि आप जानबूझ के अपने प्राइस को कम कर लें ताकि आप इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सकें और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फिर हमारा नुकसान होगा। हमारे इंडियन प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? अगर फॉरेन से लोग ऐसा करने लग गए तो इंडियन मेंटलिटी क्या होती है, फॉरेन प्रोडक्ट अच्छे हैं और फिर वो सस्ते में बेच रहा है जानबूझ के, और फिर इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो बर्बाद हो जाएगी हमारी। तो इंडियन गवर्नमेंट को अगर ये पता लग जाता है कि कोई आदमी डंपिंग कर रही है, चीटिंग है, तो इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, यानी जितने रुपए की वो
डंपिंग कर रहा है, जब ये इसका प्रोडक्ट इंडिया में आएगा 30 रुपये की डंपिंग कर रहा है, तो 30 रुपये से कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा देनी होगी। तो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी तो लगेगी प्लस 30 रुपीज़ की कस्टम ड्यूटी से एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। क्लियर? ये होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। जितनी वो चीटिंग कर रहा है उसके बराबर उस पर टैक्स लगाना। ये आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे कस्टम में। तो ये अभी भी चल रही है। प्रोफेशन टैक्स ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट आपसे, आपके प्रोफेशन पे सैलरी पड़ेंगे। स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी लेती है लोकल अथॉरिटी। कोई प्रॉपर्टी टैक्स ले सकती है लोकल अथॉरिटी। रोड टैक्स अभी भी ले सकती है लोकल अथॉरिटी। टोल टैक्स लगता ही आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो टोल टैक्स देना होता है, क्योंकि आप रोड का यूज़ कर रहे हैं। नेशनल NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल टैक्स चार्ज करती है। एंटरटेनमेंट टैक्स, अम्यूजमेंट टैक्स लगता है, कोई एंटरटेनमेंट टैक्स से कोई अम्यूजमेंट टैक्स लगता है, लेवल लोकल बॉडीज लगाती है, तो ग्राम पंचायत म्यूनसिपैलिटी ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट टैक्स। क्लियर? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक रेफरेंस बुक है, उससे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग टैक्सेस हैज़ बीन सबज्यूम विद इन GST। आपको ये बताना है ये टैक्सेस GST में मर्ज हुए हैं या नहीं। एंड ऑल्सो वेदर दीज वर सेंट्रल, आपको ये बताना है कि ये सेंट्रल लेवीज हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है या स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, आपको ये भी बताना है साथ में। पहला सर्विस टैक्स, आप पढ़ चुके हैं, सर्विस टैक्स तो मर्ज हो चुका है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो आपका आंसर हुआ यस, ये मर्ज हो चुका है और ये सेंट्रल लिख दिया ब्रैकेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। अम्यूजमेंट टैक्स लेविड बाय पंचायत, अभी पढ़ाया था अम्यूजमेंट टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स अगर स्टेट लगाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है तब तो मर्ज हो चुका है, पर जो लोकल अथॉरिटी है, पंचायत, ग्राम पंचायत, ये म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम, इनका अभी भी लगा सकते हैं, तो नो, ये मर्ज नहीं हुआ है। और कौन एज डिवाइड बाय लोकल बॉडी, ये लोकल बॉडी जो होती है स्टेट की वो चार्ज करती है। ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स, ये मर्ज हो चुका है, किसी भी तरह का एंट्री टैक्स, चुंगी वगैरह ऑक्ट्रॉय लगती थी पहले, अभी हट गई है, ये GST में मर्ज हो गई है, यस। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी आप पढ़ चुके हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, यस, ये मर्ज हो चुकी है GST में। फिर रोड टैक्स, ये रोड टैक्स मर्ज नहीं हुआ है तो अभी रख सकता है रोड टैक्स, टोल टैक्स तो अभी भी लगते हैं, ये मर्ज नहीं हुआ है। 6 पॉइंट, एंटरटेनमेंट टैक्स नॉट लेविड बाय लोकल बॉडी, अगर लोकल बॉडी लगाती है एंटरटेनमेंट टैक्स तब तो वो GST में नहीं आएगा, पर कोई और लगाती थी तो मर्ज हो चुका है, तो यस, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी पहले, ये GST में मर्ज हो चुका है। परचेज टैक्स अभी भी जो परचेज टैक्स था ये भी मर्ज हो चुका है, परचेज टैक्स भी अभी आपने पढ़ा था, ये मर्ज हो चुका है। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम CVD एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ये सब मर्ज हो गई। एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी मर्ज हो गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। टैक्स ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये मर्ज नहीं हुआ, आपने पढ़ा था, अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बनाते हैं तो ये GST के दायरे में नहीं आती है, इस पर वही टैक्स लगते हैं जो पहले वाले लगते हैं, तो ये GST में मर्ज नहीं हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट लेगी इस पर टैक्स। बेसिक कस्टम ड्यूटी भी मर्ज नहीं हुई है, अभी भी लगती है और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ये टैक्स। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ GST लेविएबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको एक तो बताना है GST कितना लगेगा अमाउंट, और टाइप ऑफ GST मतलब CGST लगेगा, SGST लगेगा, UTGST लगेगा, IGST लगेगा, वो बताना है। लेवल इन द फॉलोइंग सिचुएशन, अज्यूम GST की रेट आपको 18% यहाँ पे अज्यूम करनी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, Y of West Bengal has supplied goods to Z of Andhra Pradesh of value ₹10,000। Y कहाँ रहता है? वेस्ट बंगाल, बंगाल में रहता है, और Z कहाँ रहता है? आंध्र प्रदेश में रहता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान, तो क्या लगेगा? IGST लगेगा, आप समझ, और 18% रेट है, 10,000 का 18% 1800, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे IGST चार्ज होगा, क्योंकि इंटर स्टेट सेल है, ये INTR इंटर स्टेट सप्लाई है, तो यहाँ पे IGST चार्ज होगा। फटाफट सेकेंड, Y of Delhi has supplied goods to Z ऑफ लद्दाख, वैल्यू ₹10,000। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, आप पढ़ चुके हैं, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और दिल्ली स्टेट है, तो एक स्टेट यूनियन टेरिटरी को सप्लाई कर रहा है तो इंटर स्टेट हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ही माना जाएगा, और यहाँ पे भी IGST चार्ज होगा। Y ऑफ बिहार हैज सप्लाई गुड्स टू Z ऑफ चंडीगढ़ ऑफ वैल्यू ₹10,000। बिहार एक स्टेट है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, डिफरेंट हो गया, सेम स्टेट नहीं है, तो आप समझ गए होंगे बिहार से चंडीगढ़ बेचेंगे तो भी IGST चार्ज होगा। नेक्स्ट में आपको फटाफट पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ा हुआ बस आपको बार बार सुनने से क्या होता है, याद हो जाता है। अब एक बार मोबाइल ऑन करके अगर आप सुनते रहते हैं किसी टीचर के लेक्चर, तो आपको वैसे भी याद हो जाता है सुनने से। Y ऑफ उत्तर प्रदेश हैज सप्लाई गुड्स टू Z ऑफ उत्तर प्रदेश ₹10,000। उत्तर प्रदेश का आदमी उत्तर प्रदेश के आदमी को ही सामान बेच रहा है, तो ये इंट्रा स्टेट हुआ, INTR इंट्रा, ये सेम स्टेट हुआ, इस पर CGST लगेगा और SGST लगेगा। 18% का 9% तो CGST और 9% SGST, आधा आधा लगता है, तो ₹900 CGST और ₹900 SGST। Y ऑफ पौंडीचेरी हैज सप्लाई गुड्स टू Z ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी
में भी जो है स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। आपने पढ़ा था दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर 3 यूनियन टेरिटरी है, पर जीएसटी में इन्हें स्टेट का दर्जा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर इनकी खुद की लेजिस्लेचर होती है। तो पौंडीचेरी में वैसे यूनियन टेरिटरी है पर इसका खुद की लेजिस्लेचर है, इसे स्टेट का दर्जा दिया गया है जीएसटी में, तो यहाँ पर CGST और SGST चार्ज होगा। लक्षद्वीप है सप्लाई गुड्स ऑफ लक्षद्वीप ₹10,000। लक्षद्वीप का आदमी लक्षद्वीप के आदमी को सामान बेच रहा है और लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे CGST प्लस UTGST चार्ज होगा। सेम यूनियन टेरिटरी बिक रहा है तो CGST प्लस UTGST लगेगा। वाई ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ ऑब्टेन सर्विसेज सप्लाई बाय जेड ऑफ USA और वैल्यू ₹10,000। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, देखिए वाई ने एक सर्विस इंपोर्ट करी है, तो आपने पढ़ा था एक्सपोर्ट पे तो कोई GST नहीं लगता है, पर अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट पे आपको GST देना होता है, तो यहाँ पे GST चार्ज किया जाएगा। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या माना जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ही माना जाता है, तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, इंपोर्ट पे IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट अब आगे पढ़ते हैं। वाई ऑफ राजस्थान है सप्लाई सर्विस ऑफ जेड ऑफ USA और वैल्यू ₹10,000। ये एक्सपोर्ट हो गया। वाई जो है सर्विस किसको दे रहा है, जेड को, USA को दे रहा है, ये भी इंटरेस्ट रेट हुआ और इंटरेस्ट रेट पे भी क्या लगेगा, IGST चार्ज होगा। नेक्स्ट, अभी आपने पढ़ा था एक्सपोर्ट पे एक बार IGST आप पे कर देंगे, बाद में वो रिफंड कर देगी गवर्नमेंट आपको। एक बार तो आप पे कर दीजिए और बाद में आप इसका रिफंड ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट पे GST लगना नहीं चाहिए क्योंकि वो गुड्स इंडिया से बाहर कंज्यूम होगा। तो गवर्नमेंट कहती है एक बार आप पे कर दीजिए, बाद में आपको हम रिफंड दे देंगे आपके पैसे का, तो एक बार तो लगेगा IGST। वाई ऑफ कर्नाटका है सप्लाई सर्विस टू सेल्स डेवलपर। देखिए आगे सेल्स का एग्जांपल, सेल्स डेवलपर को सामान बेचा लोग इन कर्नाटका, यानी कर्नाटका का आदमी कर्नाटका में ही सेल्स को सामान बेच रहा है। तो पढ़ाया था प्रैक्टिकल पर्पज से सेल्स को आउटसाइड इंडिया ट्रीट किया जाता है, आउटसाइड इंडिया है तो माना जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जा रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ पर IGST। इंपॉर्टेंट था, सेल्स को सामान बेच रहे हैं या सेल्स से खरीद रहे हैं तो IGST चार्ज होगा। सेल्स यूनिट इन केरला है सप्लाई गुड्स टू जेड ऑफ केरला। सेल्स वाले जो है केरला में है सेल्स और वो केरला के आदमी को सप्लाई कर रहा है, तो ये DTA हो गया। पढ़ाया था सेल्स के अलावा जो एरिया बचता है इंडिया में उसे DTA बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, यानी सेल्स डोमेस्टिक टैरिफ एरिया इंडिया में सामान बेच रही है, तो भी सेल्स भले एक शहर में है एक ही स्टेट में, पर ये माना जाएगा इंटर स्टेट है और यहाँ पे भी IGST चार्ज होगा। यानी सेल्स से सामान खरीद रहे हैं या सेल्स को बेच रहे हैं तो वो IGST के दायरे में ही आएगा। सेल्स यूनिट इन तमिलनाडु है सप्लाई गुड्स ऑफ जेड ऑफ केरला। तो वैसे भी इंटर स्टेट है और नहीं भी होता, सेम स्टेट भी होता है, तब भी सेल्स अगर सामान बेचता है या आप उसको बेचते हैं तो वो इंटर स्टेट ही माना जाएगा, यहाँ पे भी IGST चार्ज होगा। बी ऑफ गोवा हैज सोल्ड गुड्स ऑफ वैल्यू ₹10,000 टू सी ऑफ महाराष्ट्र। गोवा का आदमी महाराष्ट्र के आदमी को सामान बेच रहा है, who is stationed on a ship moved off the coast of Mumbai within the territorial water of India। मतलब गोवा का एक आदमी है, वो शिप से सामान बेच रहा है, अपनी शिप वो उसकी शिप मुंबई में ही खड़ी हुई है। कोस्ट मतलब मुंबई के जो पानी का है किनारा है, बोट वहाँ पे खड़ी हुई है टेरिटोरियल वाटर में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप गोवा का आदमी है और मुंबई के आदमी को सामान बेच रहा है, तो भले वो मुंबई में जाके डिलीवरी दे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। डिलीवरी देने के लिए शिप को तो मुंबई जाना ही पड़ेगा, तो उसकी शिप भले ही मुंबई के कोस्टल एरिया में खड़ी गई है, मुंबई के वाटर के पास में खड़ी हुई है, मुंबई पोर्ट के पास में खड़ी हुई है, पर ये है तो वो गोवा का आदमी, तो ये माना जाएगा कि वो गोवा से ही सामान बेच रहा है, तो यहाँ पे IGST चार्ज होगा। क्लियर। नेक्स्ट MCQ पे आते हैं फटाफट। एक आप मैं आपसे रिक्वेस्ट है आप बार बार ये वीडियो देखा करें, जो आप समझ जो भी टीचर्स के आप ले रहे हैं क्लासेस, सुनने से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। और अगर आपको बाई चांस समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिस्टर ए मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सप्लाई टू मिस्टर बी होलसेलर। मिस्टर ए सामान बनाता है, होलसेलर को बेचता है। मिस्टर बी सप्लाई दीज टू मिस्टर सी रिटेलर, बी फिर सी को बेचता है। एंड मिस्टर सी सप्लाई दीज गुड्स टू मिस्टर डी कंज्यूमर को आप बेचते हैं। हु विल अल्टीमेटली बियर द ब्रंट ऑफ GST। बताइए GST का बर्डन किस पे, ब्रंट मतलब बर्डन किसको बियर करना पड़ेगा। तो बचपन से पढ़ रहे मतलब काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, GST के इंडायरेक्ट टैक्स है और बर्डन तो कस्टमर को बियर करना पड़ेगा, जो फाइनल कंज्यूमर होगा उसी पे टैक्स का बर्डन जाएगा। तो डी है कंज्यूमर, तो आपका आंसर होगा डी को बियर करना पड़ेगा GST का बर्डन, क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्स से कस्टमर से तो कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ GST। बताइए कौन सा GST का फीचर नहीं है, GST की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला हम सारे पढ़ लेते हैं। कमोडिटी टैक्स, कमोडिटी टैक्स तो है ही ना, गुड्स पे तो लगता ही है, तो कमोडिटी मतलब GST के दायरे में आती है कमोडिटी। वाइड टैक्स बेस, बिल्कुल वाइड टैक्स बेस है GST, मतलब इसमें गुड्स भी कवर्ड हैं और सर्विसेज, तो बड़ा एरिया है, टैक्स का दायरा बड़ा है इसका।
बॉर्न बाय एंड कंज्यूमर, बिल्कुल जीएसटी का जो बर्डन वो कस्टमर पे जाता है, तो ये तीनों चीज़ें तो जीएसटी के लिए सही है। प्रोग्रेसिव इन नेचर, जीएसटी जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है क्या? नहीं, ये रिग्रेसिव नेचर का। आपने पढ़ाया था स्टार्टिंग क्लासेस में, टैक्स का भी नेचर दो तरीके का हो सकता है, तो प्रोग्रेसिव नेचर बढ़ते हुए नेचर का हो सकता है, रिग्रेसिव मतलब फिक्स नेचर का हो सकता है। जैसे इनकम टैक्स तो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जैसे जैसे इनकम कमाते जाएंगे टैक्स बढ़ता जाएगा, वहाँ पे रेट चेंज हो जाती है, पहले 5%, फिर पढ़ेंगे 10%, फिर 15%, ऐसे रेट बदलती रहती है इनकम टैक्स में। जैसे जैसे इनकम कमाते जाते हैं हायर टैक्स चार्ज होता जाता है, रेट बदलती रहती है। जबकि जीएसटी में रेट थोड़ी बदलती है। रतन टाटा चाहे पार्ले जी का बिस्किट खरीदने जाएं, सपोज पार्ले जी पे 10% जीएसटी है, चाहे गरीब रिक्शे वाला खरीदने जाए, या रतन टाटा जाए, या मैं जाऊँ, मुझे 10% ही देना होगा ना जीएसटी। इनकम के अकॉर्डिंग थोड़ी जीएसटी बदल जाएगा। तो जीएसटी प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स नहीं है, वो रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ जीएसटी, बताइए जीएसटी का कौन सा फीचर है इसमें से। मैं दूसरे आंसर बाद में पढ़ूंगा, पर दूसरे समझा देता हूँ। टैक्स ऑन इनकम, क्या टैक्स इनकम पे टैक्स लगता है? जीएसटी नहीं, वो तो इनकम टैक्स है, जीएसटी का फीचर नहीं है ये। रिजल्ट इन टैक्स कास्केडिंग, कैसे डबल टैक्सेशन होता है? नहीं, जीएसटी को लाया इसलिए क्या है कि पहले डबल टैक्स लगता था, अब एक ही, अब डबल टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, तो टैक्स कास्केडिंग तो टैक्स पे टैक्स लगना, तो ये भी नहीं है। प्रोग्रेसिव इन नेचर पढ़ ही लिया, जीएसटी प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स नहीं है, वो रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स, बिल्कुल जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है कि अगर आप वैल्यू बढ़ाते हैं प्रोडक्ट खरीदने के बाद, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, कोई वैल्यू बढ़ाते हैं, तो उस पर टैक्स देना होता है, जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट, जैक इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ फर्नीचर, आप फर्नीचर बनाते हैं, सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, सॉरी। प्रोविजन ऑफ आर्किटेक्ट सर्विस, प्रोविजन मतलब देना, किस आप सर्विस देते हैं आर्किटेक्ट की, जीएसटी विल बी लिवाइड ऑन, बताइए जीएसटी किस पे लगेगा? ओनली सप्लाई ऑफ फर्नीचर, नहीं, फर्नीचर पे भी लगेगा, सर्विस में, दोनों पे तो लगता है जीएसटी। ओनली सप्लाई ऑफ आर्किटेक्ट सर्विस नहीं, बोथ ए एंड बी, बोथ ए और बी सही है, फर्नीचर बेचने पे भी लगता है, गुड्स पे भी लगता है जीएसटी, और सर्विसेज पे भी लगता है। नेक्स्ट, GST is superior to the erstwhile indirect tax regime on account of which of the following aspect, GST को आप सुपीरियर मानते हैं, यानी पहले जो टैक्स चलते थे उनसे अच्छा है GST, क्यों अच्छा है? आपको इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। मल्टीपल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, पहले बहुत सारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन थे, हाँ ये भी थोड़ा है, पर आपको देखिए अगर ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि इसको समझिए, जब भी आप MCQ सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि चारों ही ऑप्शन सही लगते हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगते हैं, तो फिर आपको उसमें बेस्ट चुनना होता है, जो सबसे अच्छा होता है वो ऑप्शन चूज करना होता है। तो पहले मल्टीपल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल पहले स्टेट पैट लगाता था, स्टेट गवर्नमेंट का अलग डिपार्टमेंट था, सेंट्रल एक्साइज अलग डिपार्टमेंट था, तो बहुत सारी टैक्स अथॉरिटीज़ होती थी अलग अलग, ये भी हट गया है, जीएसटी आने से ये भी फायदा हुआ है। एम्बिग्यूटीज, एम्बिग्यूटी मतलब कमी होना, ठीक है, इन क्लासिफिकेशन गुड्स और सर्विस, बिल्कुल पहले ऐसा होता था गुड्स अलग होते थे, सर्विस अलग होते थे, गुड्स पे आप वैट देते थे, सर्विस पे सर्विस टैक्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, किसे सर्विस माने किसे गुड्स माने, कई बार ऐसा लगता है कि गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है, नहीं, तो ये भी हट गया है। प्रोसीजर अक्रॉस मल्टीपल लॉ, बहुत सारे प्रोसीजर होते थे, मल्टीपल लॉ होते थे ना, पहले एक्साइज भी लॉ भी पढ़ना होता था, एक्साइज भी पढ़ो, सर्विस टैक्स भी पढ़ो, वैट भी पढ़ो, अब ये भी हट चुका है। नो कास्केडिंग इफेक्ट, पर नो कास्केडिंग में मतलब कोई डबल टैक्सेशन भी नहीं होता है, तो ज़्यादा सही क्या है? डबल टैक्सेशन, क्योंकि जीएसटी को लाए इसलिए गया कि पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे एक ही प्रोडक्ट पे और वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता था। वैसे तो चारों ही सही लग रहे हैं, चारों में ही फायदा हुआ है जीएसटी के आने से, पर सबसे सही है कास्केडिंग इफेक्ट, जो इसका मेन बेनिफिट हुआ है जीएसटी का, डबल टैक्सेशन हट चुका है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी, बताइए किस पर जीएसटी नहीं लगेगा? पहला ऑप्शन, सेल ऑफ गिफ्ट आइटम ऑन बोर्ड इंडिगो फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू बेंगलोर, फ्लाइट में भी काफ़ी प्रोडक्ट बिकते हैं, आप फ्लाइट में अगर गए हो तो आपको पता होगा वहाँ पे पेमेंट करके आप गुड्स और सर्विसेज ले सकते हैं। तो ऑन बोर्ड मतलब फ्लाइट के अंदर, जो इंडिगो की फ्लाइट है वो मुंबई से बेंगलोर जा रही है, वहाँ पे सामान बेचा जा रहा है, तो लगेगा ना जीएसटी, वो तो इंडिया में तो बेच रहे हो आप, चाहे हवा में बेच रहे हो, पढ़ा था इंडिया की डेफिनेशन, चाहे इंडियन टेरिटरी के ऊपर एयर स्पेस में बेच रहे हो, चाहे इंडियन वाटर में बेच रहे हो, चाहे लैंड स्पेस पे बेच रहे हो, धरातल पे बेच रहे हो, धरती पे बेच रहे हो इंडिया की, आप इंडिया में बेच रहे हो तो जीएसटी लगेगा, तो इस पर तो लगेगा। बी, एंटरटेनमेंट सर्विस ऑन बोर्ड ऑन अ क्रूज लाइनर सेलिंग फ्रॉम कोस्ट ऑफ गोवा टू द कोस्ट ऑफ मुंबई, क्रूज है इंडिया में, क्रूज मतलब क्रूज में बैठे हुए शिप में और वो सेल कर रहा है, जा रहा है कहाँ से? गोवा से मुंबई जा रहा है, और वहाँ पे भी एंटरटेनमेंट सर्विस दी जा रही है, बोर्ड पे बहुत सी सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे अलग अलग सर्विसेज दी जाती हैं, आप मूवी ऑन डिमांड देख सकते हैं, आप गुड्स वहाँ परचेज कर सकते हैं, बाहर में
आप कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकते हैं, तो काफ़ी सारी सर्विसेज दी जाती हैं ऑन बोर्ड, मतलब क्रूज़ के अंदर ही दी जाती हैं। तो सामान तो बेच रहा है ना वो क्रूज़ का ऑनर कस्टमर को, पैसे कलेक्ट कर रहा है, इंडिया में ही है गोवा मुंबई, तो यहाँ पे भी जीएसटी लगेगा। सी पॉइंट, सेल ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम ऑन अ शिकारा, शिकारा जो कश्मीर में पानी में बोट चलते हैं उसे शिकारा बोलते हैं, बोट स्टेशन इन द डल लेक श्रीनगर, तो भी लगेगा। श्रीनगर भी इंडिया में ही है और कश्मीर इंडिया का ही पार्ट है, और वहाँ पे भी आप जो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट उस पर भी जीएसटी आपको देना होगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ इसके इक्विपमेंट एट स्नो स्पोर्ट इवेंट हेल्ड इन कनाडा, अब यहाँ नहीं लगेगा। आप सेल कर रहे हैं इसकी इक्विपमेंट के लिए, स्नो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है कनाडा में, वहाँ पे सामान बेच रहे हैं, तो इंडिया से सामान कनाडा जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक्सपोर्ट पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है। क्लियर, एक्सपोर्ट हो गया ना, तो इंपोर्ट होगा तो लगेगा, क्योंकि इंडिया से बाहर कंज्यूम होंगे गुड्स, तो कनाडा में कंज्यूम होंगे, और कनाडा आउटसाइड इंडिया है, तो यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इससे कंफ्यूज ना हो कि अभी आपने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट पे एक बार जीएसटी देना पड़ेगा, वो तो देना पड़ेगा पर रिफंड हो जाता है ना, तो एक तरह से आप देते हैं एक बार, दो ऑप्शन होते हैं, मैं आप कल भी पढ़ाया था, एक्सपोर्ट के केस में आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एक तो आप दे दें एक बार IGST और रिफंड ले लें, तो लगा नहीं ना जीएसटी, पैसा तो वापस मिल गया, या एक बॉन्ड भर के देना होता है, एक फॉर्म होता है जो अभी आप आगे पढ़ेंगे, LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, उसमें लिखना होता है कि मैं ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूंगा, तो जीएसटी वाले कहते हैं ठीक है आप बॉन्ड भर के दे दीजिए, और आप एक्सपोर्ट बिना एक्सपोर्ट मतलब बिना IGST दिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है अपने आप को बाइंड करना, क्योंकि कल को आपने झूठ बोला, ये झूठ बोला कि एक्सपोर्ट करूंगा और वो प्रोडक्ट इंडिया में बेच दिया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए एक बॉन्ड भरवाते हैं टैक्स वाले, ये आप आगे पढ़ेंगे। Q Private Limited supply machinery spare parts on a project site located in the continental shelf of India, बताया था continental shelf नीचे की जो गहराई होती है टेरिटोरियल वाटर की ऑफ इंडिया, ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास में जो मशीन है सप्लाई किया जा रहा है, कोई पानी में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो पानी इंडियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, टेरिटोरियल वाटर हो गया, एयर स्पेस हो गया, इंडिया का ही पार्ट है, आपने इंडिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, तमिलनाडु में सप्लाई हो रहा है। विल द सप्लाई बी एक्साइजेबल टू जीएसटी, क्या इस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल, इंडिया में ही बेच रहे हैं, आप इंडियन वाटर में कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ इंडिया में ही माना जाएगा, और इंडिया में बेच रहे हैं तो जीएसटी तो लगेगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम इन जीएसटी, बताइए कौन सा टैक्स जीएसटी में मर्ज हुआ है, सब्ज्यूम हुआ है, यानी जीएसटी के आने से खत्म हो गया। बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म हो गई क्या? नहीं सर, ये तो लगती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है बेसिक कस्टम ड्यूटी। टैक्सेस ऑन लॉटरी, हाँ ये खत्म हो चुका है, लॉटरी पे अब कोई टैक्स नहीं लगता है। एनवायरमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडी, लोकल बॉडी तो लगा सकती है कोई टैक्स, आपने पढ़ा था एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्स्ट्रा कोई परचेज टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, तो ये तो बंद नहीं हुआ, केवल सेकंड टैक्स मर्ज हुआ, लॉटरी वाला टैक्स जीएसटी में मर्ज हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम अंडर जीएसटी, वही सेम चीज बताइए कौन सा टैक्स जीएसटी में मर्ज हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी है तो अभी भी लगती है, जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को तो लोकल अथॉरिटी स्टैम्प ड्यूटी लेती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी बताया था, कोई चीटिंग करता है अपना प्रोडक्ट इंडिया में कम कीमत पे बेचता है तो कस्टम वाले एंटी डंपिंग ड्यूटी लेते हैं। रोड टैक्स अभी भी लगता है, परचेज टैक्स नहीं लगता, परचेज टैक्स जीएसटी में मर्ज हो चुका है, ये हट चुका है परचेज टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव नॉट बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, कौन सा टैक्स बंद नहीं हुआ है, जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है? सर्विस टैक्स, ये तो मर्ज हो गया, सब्ज्यूम हो गया है जीएसटी में, ये तो हट चुका है। टैक्स ऑन बैटिंग, लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग पे हट चुका है टैक्स। एंट्री टैक्स भी हट चुका है। एंटरटेनमेंट टैक्स लेवल लोकल अथॉरिटी, ये अभी भी लगता है, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल बॉडी, ये अभी भी आपसे ये टैक्स ले सकते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है, मतलब कोई इवेंट हो रहा है, जैसे मेले लगते हैं, फेयर लगते हैं, और आप लोकल बॉडी से जगह मांगते हैं कि हमें एक मेला लगाना है, आपके शहर में कोई एग्जीबिशन लगानी, तो लोकल बॉडी आपसे टैक्स चार्ज कर सकती है। The next 11th question, the tax officer has demanded the following taxes from Mr. Q, a chartered accountant, से टैक्स मांगा जा रहा है, क्योंकि आप सर्विस देते हैं, सी अपना ऑफिस खोल के बैठते हैं तो सर्विस पे तो लगता ही है जीएसटी। इसमें एक तो प्रोफेशन टैक्स मांग रहे हैं वो आपसे, प्रोफेशन टैक्स, सर्विस टैक्स मांग रहे हैं, तो बंद हो चुका है, तो मांग ही नहीं सकते हैं, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सा टैक्स डिमांड कर सकता है। टैक्स ऑन गैम्बलिंग, ये भी बंद हो चुका, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी बंद हो गया। विच ऑफ दीज टैक्सेस कैन द टैक्स ऑफिसर लेजिटिमेटली डिमांड, मतलब कौन सा लीगल टैक्स है जो आपसे मांग सकता है? केवल प्रोफेशनल टैक्स, ये बंद नहीं हुआ, ये तो लगता है, ये आप सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आप टैक्स पे प्रोफेशन टैक्स, सैलरी अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कोई प्रोफेशन करते हैं तो उस पर आपसे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, प्रोफेशन टैक्स। तो सर्विस टैक्स बंद हो चुका है, जीएसटी, गैम्बलिंग वो आपसे नहीं मांग सकता, कोई जुआ खेल रहे हैं गैम्बलिंग, और सेंट्रल सेल्स टैक्स को डिमांड नहीं कर सकते, ये मर्ज हो चुके हैं जीएसटी में।
इज जीएसटी एप्लीकेबल एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? नहीं, आप पढ़ चुके हैं ये, नो, एज इट इज आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, शराब पे टैक्स नहीं लग सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवीज अप्लाई टू एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? बताइए कौन से टैक्स लगते हैं? अभी भी आपने पढ़ा था, एक तो सेंट्रल स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, शराब बनाने पे एक्साइज ड्यूटी कौन लेती है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है ना। तो शराब बनाने पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगती है, और सीएसटी और वैट लगता है। अगर विद इन स्टेट बेचते हैं तो वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे सेल्स टैक्स बोलते हैं, वो लगता है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते हैं तो सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। 14th question. The GST officer has asked Mr. A who own a petrol pump in Delhi. मिस्टर ए से वो पूछ रहा है जिसका एक पेट्रोल पंप है दिल्ली में, टू से जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ हाई स्पीड, भैया जीएसटी पे करो, एक तो हाई स्पीड डीजल पे दो, पेट्रोल पे दो, नेचुरल गैस पे दो, और व्हीकल रिपेयर सर्विसेज पे दो, विच ही मेक फ्रॉम हिज पेट्रोल पंप, जो कि आप पेट्रोल पंप से बेच रहे हो। इज द जीएसटी ऑफिसर करेक्ट? क्या जीएसटी ऑफिसर करेक्ट है? नहीं, पार्टली करेक्ट है, मतलब थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। यहाँ पे देखिए, डीजल पे लगता ही नहीं है जीएसटी, तो इस पर मांग नहीं सकता आपसे जीएसटी। नेचुरल गैस पे भी नहीं लगता, आपने पढ़ा था डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, इन पे जीएसटी नहीं लगता है। नेचुरल गैस पे नहीं मांग सकता। हाँ, व्हीकल रिपेयर से, हाँ रिपेयर सर्विस पे मांग सकता है। रिपेयरिंग सर्विस तो समझते हैं ना, आप भी अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं कहीं पर, तो सर्विस कर रहे हैं तो वो सर्विस दे रहा है, तो सर्विस पे तो लगेगा जीएसटी। तो हाँ, इस पे वो डिमांड कर सकता है, बाकी चीज़ों पे जीएसटी नहीं मांग सकता। नो, मिस्टर ए नीड टू पे जीएसटी ओनली ऑन रिपेयर, केवल रिपेयर पे देगा, बाकी पेट्रोल डीजल पे वो जीएसटी नहीं देगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्साइजेबल टू बोथ जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी? बताइए किस प्रोडक्ट पे दोनों चीज़ें नहीं लगती हैं। आपने पढ़ा था कुछ प्रोडक्ट हैं जीएसटी के दायरे में आते हैं जिन पे पुराने टैक्स भी लगते हैं और जीएसटी भी लगता है। जैसे आपने पढ़ा था टबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी भी लगता है और पुराने टैक्सेस भी लगते हैं, तो वो आपको बताना किस पे नहीं लगता। टबैको पे तो लगता है। ओपीएम बताया था, ओपीएम, इंडियन हेम्प, अफीम, गांजा, नार्कोटिक ड्रग्स, इन पे तो पुराने टैक्स भी लगते हैं और जीएसटी भी लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है प्रोडक्ट महंगे हो जाए। इंडियन हेम्प पे भी लगता है, अफीम, गांजा। तो बोतल ऑफ वाइन फॉर ड्रिंकिंग, नहीं, इस पे केवल अभी का टैक्स लगता है, नहीं जीएसटी लगता है, पुराने टैक्स बंद हो चुके हैं। पुराने टैक्स और जीएसटी दोनों किस पे लगते हैं? तंबाकू पे लगते हैं, ओपीएम पे लगते हैं, इंडियन हेम्प पे, नार्कोटिक ड्रग्स पे। बाकी पे एक ही टैक्स लगता है, गुड्स और सर्विस पे केवल जीएसटी, यानी बोथ नहीं लगते हैं। तो ये वाला आंसर होगा कि इस पे दोनों टैक्स नहीं लगेंगे, केवल जीएसटी लगेगा। जीएसटी इज लेविएबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय राहुल ऑफ छत्तीसगढ़? बताइए, राहुल एक काम कर रहा है, बताइए किस एक्टिविटी पे वो जीएसटी देगा। देखिए ध्यान से, देखिए इसको समझ लें। प्रोडक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स बना है, तो अभी आपने पढ़ा था नार्कोटिक ड्रग्स पे भी पुराने टैक्स भी लगेंगे और नए टैक्स भी लगेंगे। पर ये देखिए ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन लिखा है, प्रोडक्शन करने पे केवल जीएसटी थोड़ी लगेगा। जीएसटी कब लगेगा? जब बेचेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ प्रोडक्शन कर लिया, मैन्युफैक्चर कर ली और अपने घर में ही रख ली, अपने गोडाउन में रख ली, जैसे मैं पेन बनाता हूँ, सपोज मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है, पेन बना के मैंने फैक्ट्री में ही रख ली, तो जब बेचूंगा ही नहीं, किसी को सप्लाई नहीं करूंगा, तो जीएसटी थोड़ी लगेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही है, पर बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये पूछ रहे हैं जीएसटी बताइए किस एक्टिविटी पे लगेगा, कौन सी एक्टिविटी अंडरटेकन करने पे लगेगा। तो प्रोडक्शन करने पे थोड़ी लगता है जीएसटी, बना के रखोगे थोड़ी लगेगा। मैन्युफैक्चर ऑफ सिगरेट तो भी नहीं लगेगा। सेल ऑफ पेट्रोल पे तो लगता ही नहीं है। सेल ऑफ तंबाकू, हाँ, ये सेल मतलब सप्लाई, और तंबाकू पे तो लगेगा ही लगेगा जीएसटी। आप पढ़ चुके हैं, तंबाकू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे पुराने टैक्स भी लगते हैं और जीएसटी भी लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में। जीएसटी सप्लाई पे लगता है या सेल पे लगता है? सेल को सप्लाई बोला जाता है जीएसटी में। प्रोडक्शन करने पे थोड़ी दोगे आप जीएसटी, बना के अगर रख लोगे तो नहीं लगेगा। तो ये दोनों नहीं हो सकते ऑप्शन। नेक्स्ट, Rashi believed that she is not required to pay any tax on supply of ethyl alcohol to manufacture of chemical and pharmaceuticals product. Is she correct? देखिए, आप शराब बना रहे हैं किसके पर्पज़ के लिए? केमिकल्स और कोई फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन में। आप मेडिसिन में तो यूज़ होती है शराब, ये समझते हैं। तो आप जो शराब बना रहे हैं वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बना रहे। आपने पढ़ा था अगर शराब आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाएंगे तो जीएसटी नहीं देना होगा। पर अगर आप शराब बनाते हैं और फिर बेच किसको रहे हैं? किसी केमिकल कंपनी को, किसी दवाई बनाने वाली कंपनी को, तो आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए थोड़ी बेच रहे हैं शराब, तो आपको यहाँ पे जीएसटी देना होगा। शी इज़ रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई मेड बाय मिस्टर जेड फ्रॉम मुंबई इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा मतलब सेम स्टेट। आपको बताना है मिस्टर जेड मुंबई से सामान बेच रहा है, कौन सी सप्लाई इंट्रा मानी जाएगी, विद इन स्टेट मानी जाएगी? पहला, प्रोविजन ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर एक्स ऑफ जापान, जापान के आदमी को सर्विस दे रहे हैं, तो इंटर हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो इंटर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माना जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू सेज यूनिट इन पुणे, सेज यूनिट है, पुणे वैसे महाराष्ट्र में ही है और मुंबई भी महाराष्ट्र में ही है,
पर ये सेज यूनिट है, आपने पढ़ा था अभी सेज को प्रैक्टिकल पर्पज से डिफरेंट टेरिटरी माना जाता है आप दूसरे स्टेट को सप्लाई कर रहे हैं तो ये भी IGST लगेगा, ये इंट्रा स्टेट सेल नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर क्यू और पटना बिहार में, तो मुंबई का आदमी बिहार के आदमी को सप्लाई करेगा तो ये भी इंटर स्टेट होगा, इंट्रा नहीं होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर वाई पुणे, ये होगा इंट्रा स्टेट, पूना भी महाराष्ट्र में आता है, मुंबई भी महाराष्ट्र में आता है, तो ये इंट्रा स्टेट माना जाएगा। Which of the following supply made by Mr. A from Jodhpur is an interstate supply? आपको बताना है कि मिस्टर ए जोधपुर से सामान बेच रहे हो, कौन सी इंटरस्टेट है। जोधपुर जयपुर में, मतलब सॉरी राजस्थान में है। तो देखिए सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर सी ऑफ जयपुर, तो ये तो इंटर हुआ, जयपुर का इंट्रा हुआ, सॉरी जयपुर राजस्थान में है, जोधपुर भी राजस्थान में, तो ये इंट्रा हुआ, इंटर नहीं हुआ, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। गुड सोल्ड टू मिस्टर बी डी और बीकानेर भी राजस्थान में है, जोधपुर भी राजस्थान में है, तो भी ये इंट्रा हुआ। गुड सोल्ड टू मिस्टर बी चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और जोधपुर राजस्थान में एक स्टेट है राजस्थान, तो अगर स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जाएगा, यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में स्टेट में जाएगा, तो इसे इंटर स्टेट माना जाएगा। तो आपका आंसर होगा बी कि चंडीगढ़ के जो आदमी को सामान बेच रहा है जोधपुर का आदमी, ये इंटर स्टेट होगा, INTR इंटर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और यहाँ पर IGST चार्ज होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा किसी बच्चे के, मान लो से कोई ऐसे शहर का नाम आ जाए जो हमें पता ही नहीं हो, यहाँ तो चलो फेमस शहर है, मुंबई पुणे जोधपुर जयपुर तो फेमस है थोड़े, तो इनको तो हम स्केच कर लेंगे कि राजस्थान में, पर मान लो कोई ऐसा शहर आ जाए जो हमें सुना ही नहीं हो, बहुत से शहर हैं इंडिया में, तो फिर आपको नोट डालना होगा एग्जाम। ऑब्जेक्टिव में तो नोट नहीं डाल सकते, ऑब्जेक्टिव में वैसा क्वेश्चन देंगे भी नहीं। अगर मेन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई ऐसा शहर आ जाए जो आपने कभी सुना नहीं हो और आपको पता नहीं हो कौन से स्टेट में, तो आप नोट डालेंगे कि हमने एज्यूम किया है कि वो सेम स्टेट में या डिफरेंट स्टेट में है। जहीर ऑफ कानपुर यूपी में है, देखिए है सप्लाई गुड्स टू मनोहर ऑफ वाराणसी बनारस काशी भी आपका यूपी में है, वैल्यू ₹1000 का गुड्स बेच रहा है, अट्रैक्टिंग GST 18%, डिटरमाइन द GST, तो यहाँ पे CGST और SGST लगेगा। सेम स्टेट यूपी के आदमी को सामान बेच रहा है तो 9%, तो CGST 1000 रुपये का 9% ₹90 और 9% SGST यहाँ पे चार्ज होगा। नेक्स्ट गौरव ऑफ हिमाचल प्रदेश का में गौरव प्रोवाइड सर्विस टू हर्ष ऑफ उड़ीसा अलग हो गया, हिमाचल प्रदेश अलग हो गया। वैल्यू है गुड्स की 10,000, रेट है GST की 18%। बताइए, तो इजी है, यहाँ पे तो IGST चार्ज होगा, हिमाचल प्रदेश से उड़ीसा इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो यहाँ पे आपका IGST चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट गोपी ऑफ दिल्ली है सप्लाई गुड्स टू हर्षित ऑफ दिल्ली के आदमी को सामान बेच रहा है, 1000 रुपये का 18% है, तो समझ गए CGST SGST लगेगा, क्योंकि दिल्ली वैसे यूनियन टेरिटरी है, पर आपने पढ़ चुके हैं जिन यूनियन टेरिटरी का खुद का लेजिस्लेचर है, जहाँ पे खुद की विधानसभा है, दिल्ली पौंडीचेरी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, इन 3 यूनियन टेरिटरी को GST में स्टेट ही माना जाता है, और जब स्टेट माना जाएगा तो CGST और SGST लगेगा। हाँ, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन दीव हो गया, दादर नागर हवेली, अंडमान लक्षद्वीप हो गया, निकोबार, तो वहाँ पे UT GST और CGST लगेगा। योग ऑफ चंडीगढ़ है सप्लाई गुड्स टू योगी ऑफ लद्दाख, चंडीगढ़ का आदमी लद्दाख के आदमी को बेच रहा है, एक यूनियन टेरिटरी दूसरी यूनियन टेरिटरी को सामान बेच रही है, तो इंटर स्टेट होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माना जाएगा, और यहाँ पे IGST लगेगा, 12% लगाना है, तो 120 आपका आंसर हो गया IGST। मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ क्योंकि ईजी है क्वेश्चन। रमन ऑफ लक्षद्वीप है सप्लाई गुड्स टू माधव और लक्षद्वीप, एक यूनियन टेरिटरी दूसरी यूनियन सेम यूनियन टेरिटरी में ही सामान बिक रहा है, लक्षद्वीप का आदमी लक्षद्वीप के आदमी को सामान बेच रहा है, तो यहाँ पे CGST और UT GST लगेगा। 12% रेट है तो 60 आधा कर लें, 6% 60 रुपये CGST, 60 रुपीज़ UT GST। सप्लाई विद इन विच ऑफ दीज यूनियन टेरिटरी विल अट्रैक्ट UT GST, बताइए कहाँ पे UT GST लगेगा। दिल्ली को तो स्टेट माना जाता है, CGST लगेगा, SGST। जम्मू कश्मीर में भी CGST और SGST, पौंडीचेरी में भी CGST और SGST, तो आंसर होगा चंडीगढ़ में UT GST और CGST चार्ज होगा। CGST ने SGST विल नॉट अप्लाई टू सप्लाई विद इन विच ऑफ दीज टेरिटरी, बताइए यहाँ पे CGST SGST नहीं लगेगा, यानी कुछ और लगेगा। दिल्ली में तो लगेगा CGST SGST, स्टेट है, गोवा में भी लगेगा CGST SGST, उत्तराखंड में लगेगा, अंडमान निकोबार में CGST और UT GST लगेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार। विच एक्ट विल अप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन तमिलनाडु में सप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा एक्ट लगेगा। IGST नहीं, विद इन स्टेट है वो तो SGST अकेला, IGST या SGST, CGST या SGST, तमिलनाडु में ही सप्लाई कर रहे हैं ना, तो CGST और SGST लगेगा। विच एक्ट विल अप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई सर्विस विद चंडीगढ़ में सप्लाई करें तो UT है तो CGST SGST नहीं लगेगा, UT GST अकेला नहीं लगेगा, IGST UT GST लगेगा, CGST और UT GST लगेगा।
क्योंकि चंडीगढ़ है, यूटी है, तो वहाँ पे CGST भी लगेगा, CGST और UTGST भी लगेगा। विच एक्ट विल अप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन जम्मू एंड कश्मीर बेच रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर को तो स्टेट माना गया, तो CGST एडजस्ट लगेगा। विच ऑफ एक्ट विल अप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू अंडमान निकोबार, दिल्ली का आदमी अंडमान निकोबार मतलब यूटी को सामान बेच रहा है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट माना जाएगा और यहाँ पे IGST चार्ज होगा। बी, ध्यान से पढ़िए, बी ऑफ दिल्ली सप्लाई गुड्स ऑफ टू सी महाराष्ट्र वैल्यू ₹1000, महाराष्ट्र बी ने महाराष्ट्र के आदमी को सामान बेचा पहले सी को। फिर सी फर्दर सप्लाई दीज गुड्स टू डी गोवा, सी ने गोवा के आदमी को सामान बेचा एट वैल्यू 1500। हाउ मच GST विल सी नीड टू पे, सी को कितना GST यहाँ पर पे करना होगा। GST की रेट है 12%। सी डज नॉट हैव एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट अदर देन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है क्वेश्चन में, यानी पूरा आउटपुट टैक्स कैश में ही जमा कराना है। अगर इनपुट टैक्स होता है तो फॉर्मूला क्या है GST का, पहले आउटपुट टैक्स लिखो जो कस्टमर से चार्ज करते हो, उसमें से इनपुट टैक्स घटेगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है इनपुट टैक्स नहीं है, तो सी को 1500 में बेचा है, सी ने खरीदा है, डी ने जो बेचा है सामान, ठीक है। सी डज नॉट हैव एनी इनपुट टैक्स, आपको सी का निकालना है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी को कितना टैक्स देना है, तो सी पहले बी ने सी को बेचा, साफ साफ देखिए मैं कॉपी में सॉल्व कर देता ताकि समझ में इसे, 1000 रुपीज़ का सामान, तो सी ने खरीदने पे GST दिया 120, ये आउटपुट टैक्स हुआ जो आप खरीदने पे देखे हैं। बी ने सी को बेचा, तो सी के लिए परचेज है, खरीदने पे 12% टैक्स लिया होगा बी ने, ये इनपुट टैक्स जो खरीदने पे आप देखे है। फिर सी फर्दर आगे बेच रहा है 1500 का डी को, तो ये इस पर 12% चार्ज करेगा, GST 180 और 1680 का बिल बनाएगा। तो सी ने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया बेचने पे 180, पहले दे के आया खरीदने पे बी को 120 और आगे बेचने पे 1500 का 12% कलेक्ट किया। फॉर्मूला क्या है GST का पे करने का, आउटपुट टैक्स जो आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं बेचने पे वो आउटपुट टैक्स हुआ, जो खरीदने पे दे के आ रहे हैं वो इनपुट टैक्स हुआ, यहाँ पे 60 रुपीज़ आएगा और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 60 रुपीज़। IGST लगेगा क्योंकि गोवा में बेच रहे हैं, यानी महाराष्ट्र का आदमी गोवा के आदमी को बेचेगा तो इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पे IGST चार्ज हो गया। इफ शुभम ऑफ गुजरात सप्लाई गुड्स टू राघव ऑफ चंडीगढ़ ऑफ वैल्यू ₹1000, गुजरात का आदमी चंडीगढ़ के आदमी को सामान बेच रहा है 1000 रुपीज़ का। राघव फर्दर सप्लाई दीज गुड्स टू चेतन ऑफ दिल्ली, फिर राघव दिल्ली में बेच रहा है सामान 1500 रुपीज़ का। हाउ मच GST विल चेतन नीड टू बियर, चेतन एक एंड कस्टमर है, देखिए चेतन जो है एंड कंज्यूमर हो गया, क्योंकि राघव चेतन को बेच रहा है तो एंड कंज्यूमर हो गया। एंड कंज्यूमर को GST का कितना बर्डन बियर करना पड़ेगा, तो आपने पढ़ा था पूरा GST का बर्डन जो है वो एंड कंज्यूमर को पेज पड़ता है। तो लास्ट सेल कितनी हुई है 1500, लास्ट सेल 1500 हुई है, 1500 का सीधे आप 12% निकालेंगे तो 180 और IGST लगेगा, क्योंकि जो चेतन है और राघव तो चंडीगढ़ में रहता है और चंडीगढ़ का आदमी दिल्ली के आदमी को सप्लाई कर रहा है, तो एक यूनियन टेरिटरी दूसरे स्टेट को सप्लाई कर रही है, तो IGST यहाँ पे चार्ज होगा। और चेतन एंड कंज्यूमर है तो चेतन को पूरा टैक्स का बर्डन बियर करना पड़ेगा 180 पूरा, क्योंकि वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकता ना, वो एंड कंज्यूमर है। इफ़ ए ऑफ पंजाब सप्लाई गुड्स टू बी ऑफ मध्य प्रदेश, पंजाब का आदमी मध्य प्रदेश के आदमी को सामान बेच रहा है, एंड बी फर्दर सप्लाई दीज गुड्स टू सी आंध्र प्रदेश, फिर बी सी को आंध्र प्रदेश के आदमी को सामान बेच रहा है। GST विल बी अल्टीमेटली अर्न बाय विच गवर्नमेंट, बताइए किस गवर्नमेंट को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, किसको GST की इनकम होगी। आपने पढ़ा था GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जिस स्टेट में वो गुड्स कंज्यूम होगा उसी स्टेट को फ़ायदा मिलेगा। तो गुड्स कहाँ पे बिका सबसे लास्ट में, देखिए आंध्र प्रदेश के आदमी को, तो एक तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को मिलेगा GST, IGST लगेगा और आंध्र प्रदेश के को मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें से हिस्सा लेगी। आप पढ़ चुके हैं ना IGST, GST काउंसिल के कहने पे सेंट्रल गवर्नमेंट और उस स्टेट में बटेगा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हुआ है। तो आपका आंसर होगा एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम होगी और आंध्र प्रदेश के आदमी को इनकम होगी। क्लियर। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स of Srinagar supply services to Y of Bangalore, GST will be ultimately earned by which government, किस गवर्नमेंट को मिलेगा। Y X श्रीनगर में है, श्रीनगर का जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से बेंगलोर के आदमी को सप्लाई हो रहा है, तो गुड्स कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, सर्विस कहाँ पे कंज्यूम हो रही है, बेंगलोर में, और बेंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में, तो एक तो कर्नाटक गवर्नमेंट को मिलेगा और IGST लगेगा, तो IGST का जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और उस स्टेट को मिलेगा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हुआ है। तो आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट कर्नाटका, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ये होगा आंसर, क्योंकि IGST का बेनिफिट उस स्टेट को भी मिलेगा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हुआ है। इफ D ऑफ दिल्ली सप्लाई गुड्स टू C ऑफ दिल्ली, सी दिल्ली का आदमी दिल्ली के आदमी को सामान बेच रहा है, C फर्दर सप्लाई दीज गुड्स टू B ऑफ दिल्ली, फिर B को बेच रहा है, GST विल बी अर्न बाय विच गवर्नमेंट, तो यहाँ तो दिल्ली है सारे,
मतलब पहले दिल्ली के आदमी ने दिल्ली के आदमी को सामान बेचा, फिर दिल्ली के आदमी ने दिल्ली के ही आदमी को सामान बेचा, तो सेम स्टेट में बिका, तो फिर तो दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली में क्या लगता है CGST और SGST, तो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और थोड़ा दिल्ली गवर्नमेंट लेगी, तो आपका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट। इफ कंपनसेशन सेस, आपने पढ़ा था कि जिन इस GST के पढ़ाया था टॉपिक आपके फर्स्ट चैप्टर में कि जिन स्टेट को GST के आने से नुकसान हुआ है तो एक GST कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। ये पान मसाला पे लगता है। IGST CGST SGST कैन नॉट बी लिवाइड, गलत है, फॉल्स लगा सकते हैं। आप पढ़ चुके हैं ना कि जो सिन गुड्स होते हैं तब जो एक तो लग्जरी आइटम होते हैं, लग्जरी आइटम होते हैं, जो लग्जरी आइटम जो महंगी चीज़ें होती हैं उन पे लगता है जो कंपनसेशन से, और जो सिन गुड्स होते हैं डीमेरिट गुड्स होते हैं पान मसाला गुटखा उन पे लगता है, तो ये लग सकता है पान मसाला पे, और यहाँ पे बोल रहा है नहीं लग सकता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये लग सकता है, ट्रू है। विच ऑफ मतलब ये नहीं, कैन नॉट लिखा है ना इसलिए ये फॉल्स है, अगर ये कैन लिखा होता है तो ट्रू होता। मैं वापस पढ़ता हूँ, इफ़ कंपनसेशन सेस इज लेविड लगता है ऑन पान मसाला पे, IGST भी हो सकता है, इंटरस्टेट बेचेंगे तो IGST, सेम स्टेट बेचेंगे तो CGST SGST UTSG, कैन नॉट बी लिवाइड फॉल्स है, लग सकता है। विच ऑफ दीज टैक्स इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय CBIC, CBIC आपने पढ़ा था इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो मिनिस्ट्री रेवेन्यू, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स किसका मैनेजमेंट देखता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, फुल फॉर्म क्या है CBIC की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और डायरेक्ट टैक्स का मैनेजमेंट कौन देखता है, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है कि डायरेक्ट टैक्स टाइम पे कलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स का मैनेजमेंट देखते हैं, तो CBIC किसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता है, IGST तो देखता ही है, CGST भी देखता है, कस्टम ड्यूटी भी इसके अंडर में आती है, SGST देखता है, SGST देखना, SGST सही कलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना, ये तो स्टेट का काम है, स्टेट GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो CBIC के अंडर में डिपार्टमेंट नहीं आता है। हाँ, IGST CBIC के अंडर में आएगा, इंटर स्टेट है, इंडिया लेवल पे जितने भी टैक्स हैं वो इसके अंडर में आएंगे, बस SGST तो स्टेट मैनेज करता है डिपार्टमेंट। Who will recommend the date from which GST will be levied on specified petroleum product, जो आपने पेट्रोल प्रोडक्ट पढ़े थे, क्रूड यानी जो है क्रूड ऑयल जो है कच्चा तेल हो गया, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, इन 5 प्रोडक्ट पे GST कब से लगेगा, कौन रिकमेंडेशन देगा, GST काउंसिल। आप पढ़ चुके GST काउंसिल जिस दिन से गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी, अपनी सुझाव देगी, उस दिन से वो गुड GST के दायरे में आएंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट अ बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ GST, बताइए कौन सा GST का बेनिफिट नहीं है। रिडक्शन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस कम हो गए, ये तो है फायदा। मिटिगेशन मतलब मिटिगेशन हट गया, रिमूव हो गया। टैक्स कास्केटिंग, टैक्स कास्केटिंग मतलब डबल टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, अब ये भी फायदा हुआ है। यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट हो गया, कॉमन हो गया मार्केट, चाहे आप केरला में खरीदें चाहे जम्मू कश्मीर खरीदें, टैक्स की रेट एक ही होगी। बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स टू एंड कंज्यूमर, गलत, ये थोड़ी एंड कंज्यूमर को थोड़ी मिलता है, जो एंड कंज्यूमर होता है उसको नहीं मिलता टैक्स, इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो बिजनेसमैन होता है, जैसे मैंने आपसे खरीदा फिर आगे बेचा तो मैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट मांगूंगा ना, एंड कंज्यूमर तो आगे सप्लाई करता ही नहीं गुड्स, तो उसने जो खरीदने पे टैक्स दिया उसे इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता। और दूसरा लॉजिक, वो कोई बिजनेसमैन थोड़ी है, वो तो खुद ही कंज्यूम कर रहा है, जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट है वो केवल बिजनेसमैन को ही मिलता है। ये जीके का क्वेश्चन है वैसे यहाँ आ गया। हाउ मेनी स्टेट हैव बीन मार्क्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट, कितने स्टेट है हमारे इंडिया में जिन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेट के दर्जे दिया जाता है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट माना जाता है। पहले तो क्वेश्चन ये उठता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाए क्यों जाते हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बनाने के पीछे लॉजिक है, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो अंडर डेवलप्ड है, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या वो नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारे चाइना के या पाकिस्तान के साथ टच होते हैं, बांग्लादेश के साथ टच होते हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट है, वहाँ बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले उन स्टेट्स को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे सिचुएटेड है और वो अंडर डेवलप्ड है। जैसे अभी आपने सुना होगा टीवी में आता है कि बिहार भी चाहता है कि हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री झारखंड में चल गई, बिहार को तोड़ के दूसरा स्टेट बना झारखंड। तो जो टाटा वगैरह की जमशेदपुर आपने सुना होगा, टाटा स्टील प्लांट वगैरह पहले बिहार में आते थे, पर अब वो ज़्यादातर फैक्ट्री झारखंड में चल गई, तो बिहार में इतनी फैक्ट्रीज नहीं है। तो स्पेशल कैटेगरी का अगर स्टेट का दर्जा मिल जाता है ना आपको किसी भी स्टेट को, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फंड्स बहुत मिलते हैं उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा जाता है उनको। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th स्पेशल कैटेगरी स्टेट है आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम,
त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। तेलंगाना सबसे लेटेस्ट में बना हुआ स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है। जैसे तेलंगाना बहुत पुराना स्टेट भी नहीं है, अभी बना था कुछ साल पहले। तो ये 11 स्टेट्स को अभी स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में डाला जाता है। तो आपका जीके क्वेश्चन ये है कि कितने स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं? 11। आपकी 11 टोटल इंडिया में 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स में रखा जाता है। विच ऑफ दीज नॉट ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट? बताइए कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है? आपने पढ़ा था ये 11 जो हैं ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट माने जाते हैं। आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। तो अब पढ़ते हैं। आसाम तो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश भी, गोवा कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। मेरे पास जो बुक अवेलेबल है, अभी अब स्कैनर भी आ जाएगा, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, अभी 1-2 दिन में मैंने स्कैनर का ऑर्डर दे रखा है, वो ऑनलाइन आने वाला होगा, तो उससे भी करेंगे सॉल्व अगर डिफरेंट कुछ लगा उसमें। तो ऐसे ही हम करेंगे, पहले चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, आपके मॉड्यूल के तो सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। उसके अलावा कोई बुक है जो मेरे पास अवेलेबल है, उस बुक से भी आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो आ जाए तो आप उसको देख सकें। थैंक यू सो मच।